और दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों रीट की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने एक संस्कृत की टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हुई है, उसमें आपको कई वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा, उसका आंसर क्यों ये माना गया है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तैयारी आपने कर रखी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नुकसान होगा, उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। जितनी आपने वास्तव में तैयारी की है उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और उन क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको पता चल पाएगा कि हमें याद है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बता रहे हैं। इसमें भी कोई डाउट आपका रहता है, किसी भी तरह का सवाल है आपका संस्कृत को लेकर के, तो आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का तुरंत जवाब मिलेगा और समाधान हो जाएगा। कोई भी ऐसा सवाल आपका नहीं होगा जिसका समाधान नहीं होगा। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा 61 नंबर से हम चलेंगे आगे 90 क्वेश्चन तक। आज के 30 क्वेश्चन आपको हम बताने वाले। चलिए आज का हमारा पहला सवाल स्टार्ट होता है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों कि मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो संस्कृत में डायरेक्ट समझ नहीं पाते हैं। मैं कुछ बाद में जो टेस्ट लेके आऊँगा वह संस्कृत में भी लेके आऊँगा। तो अभी फिलहाल में हिंदी वाले बनाए मैंने, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वर्ण का उच्चारण स्थान है। सिंपल सवाल है, मैं वर्ण का उच्चारण स्थान है। संस्कृत में आता तो मकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति, या मकार वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, या मकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति। इस तरीका का सवाल आपके सामने आता है। ऑप्शन है नासिका, दंतोष्ठ, जिह्वामूल और कंठ। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है, अपने मन में सोच रखें आप पहले से क्या आंसर होगा और लास्ट में बताएं कि सर 30 में से हमारे इतने सही हुए थे। तो चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहां पर हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा नासिका। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि जो मैं होता है हमारा, इस मैं को हम ओष्ठ से भी बोलते हैं, क्योंकि जो पवर्ग है हमारा, पवर्ग ओष्ठ से बोला जाता है और पवर्ग के अंतर्गत मैं भी आता है। जैसे उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उ और पवर्ग, ठीक है, और उपदमानीय, इनको हम ओष्ठ से बोलते हैं। अब मैं को ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, लेकिन ऑप्शन में ओष्ठ नहीं है कहीं पर भी, इसलिए ओष्ठ वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थानों में, यम गणना नाम नासिका च। तो इसका मतलब है कि ये म जो है इसमें भी आता है, तो इसका मतलब नासिका भी इसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नासिका है, तो राइट आंसर हमारा नासिका हो जाएगा। यदि ओष्ठ होता तो ओष्ठ भी हो जाता। वैसे ऐसा सवाल आएगा नहीं कि दोनों को अलग अलग दे दें। ठीक है, ऐसा यदि आ भी जाता है तो आपको वहां पर ओष्ठ ही करना है, क्योंकि केवल नासिका से कोई वर्ण नहीं बोल पाते हैं। नासिका की सहायता से हम और भी उच्चारण स्थानों का हम सहयोग लेते हैं, तभी हम वर्ण को बोल पाते हैं। यानी कि हम नासिका से डायरेक्ट बोलेंगे तो स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण उसका नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए आपको यदि ऐसा आता कि नासिका भी ऑप्शन में है और ओष्ठ भी ऑप्शन में है, तो ऐसी स्थिति में आपको राइट आंसर ओष्ठ करना था। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, उ का उच्चारण स्थान है। उकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति। उकार का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ और ओष्ठ। बताइए क्या है। उकार का उच्चारण स्थान बताना है आपको भैया, तो बताइए, आपने लाइन याद करी होंगी, क्या होगा। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, तो उ आ रहा है ना इस लाइन में, वो लाइन याद कर लो। वकु हवे सब्जनीय नाम कंठा इचु नाम तालु, ये सारी लाइन याद रहेंगी तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा उच्चारण स्थान का। और निश्चित रूप से एक दो सवाल आने हैं इसमें से, निश्चित आएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। मूर्धा होगा नहीं, क्योंकि मूर्धा जो होता है वो होता है ऋतु रसाणा मूर्धा। दंतोष्ठ होगा नहीं, तालु होगा नहीं आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्न में से महाप्राण कौन सा है। आपको यहां पर दोस्तों महाप्राण वर्ण बताना है। अब आप ये जानते होंगे कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। दोनों के बारे में यदि आप अच्छे से जानते हैं तो आपका इस तरह का सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं इनका तरीका। तो यहां देखो, खे, पे, के,
या ये? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। महाप्राण आपसे पूछ रहे हैं, बताओ फटाफट सोचो क्या आंसर होगा। चलिए तो इसका हम आंसर बता देते सीधा है। इसका आंसर है आपका 1 नंबर पे खे। ठीक है, क्योंकि जो महाप्राण होता है दोस्तों उसमें हमारा दूसरा वर्ण आता है और चौथा वर्ण आता है, इसके अलावा शल प्रत्याहार आता है। ठीक है, ये सारे वर्ण जो हैं मिलकर के महाप्राण कहलाते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि अल्पप्राण और महाप्राण में यदि कंफ्यूजन हो तो आप ऊपर अल्पप्राण लिख लें और नीचे महाप्राण लिख लें। ठीक है, फिर आप वर्णों को लिखें, जैसे कि क की लाइन में देखना आपको क ख ग घ में अल्पप्राण महाप्राण कौन है, तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करें, ऊपर क लिखें फिर नीचे ख लिखें। ठीक है, ऊपर वाली लाइन अल्पप्राण की है, नीचे वाली लाइन आपकी महाप्राण की है, तो ऊपर जितने भी वर्ण आएंगे वो अल्पप्राण में चले जाएंगे और नीचे जो आएंगे वो महाप्राण में चले जाएंगे। तो क अल्पप्राण, ख महाप्राण, फिर ख के बाद में गे अल्पप्राण में चला जाएगा ऐसे, फिर क ख ग घ, फिर घ आएगा वो आपका नीचे लाइन में आ जाएगा, तो नीचे आपका घ जो होगा वो महाप्राण में आ जाएगा। इस तरीका से भी आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, तो महाप्राण हो जाएगा। ये महाप्राण और अल्पप्राण स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। फिर सरल जितना दिखता है उतना सरल होता नहीं है सवाल एग्जाम का। आगे है हमारा अगला सवाल 64 नंबर। सवाल एकदम आसान सा है। पावक है पद का संधि विच्छेद क्या है? यानी पावक है जो पद है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों संधि विच्छेद जब भी आपके लिए आता है तो उसमें आप शब्द के अंदर पहले ध्वनि देखो कि उस शब्द में किसकी ध्वनि आ रही है। जैसे हमने कहा कि पावक, पाव, आव की ध्वनि आ रही है, इसमें किसकी आ रही है? आव की ध्वनि आ रही है। आ रही है कि नहीं? तो आव की ध्वनि आ रही है और आपको यह भी पता है कि आव आदेश औ के स्थान पर होता है। आपने संधि पढ़ी होंगी तो ये बात आपको पता होगी, जो आव होता है वो औ के स्थान पर होता है। तो ये मानकर चलो कि आपका जो संधि विच्छेद होगा उसमें औ निश्चित रूप से मिलेगा, तभी जाकर के आव हुआ होगा। ये आपको सोचना है, कोई भी उदाहरण हो सकता है ऐसा। तो अब देखो आप, पौ धन अक है, पे धन अक है, पो धन अक है, पई धन अक है। अब इसमें से राइट कौन सा होगा आपको सबको पता चल गया होगा, क्योंकि औ के स्थान पर ही आव होगा। तो जिस आपके विच्छेद में औ दिख रहा है वही राइट आंसर होगा आपका। तो पहला वाला एकदम राइट है, पौ धन अक है, बन जाएगा पावक है। ठीक है, इस तरीका से आपको संधि की पहचान करनी होती है, विच्छेद की पहचान करनी होती है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है संधि वाला ही है, 65 नंबर। कृष्णैकत्वम पद में संधि है, कृष्णैकत्वम में आपको संधि बतानी है दोस्तों। अब यहां पर देखो ऐ की ध्वनि आ रही है, कृष्णैकत्वम, कृष्ण ए ऐकत्वम, कृष्णैकत्वम आ रहा है। तो एकत्वम इस तरीका से आपके लिखा जाएगा, कृष्ण एकत्वम है तो कृष्णैकत्वम। अब ए को ऐ हो रहा है, यहां पर ए को क्या हो रहा है दोस्तों? ऐ हो रहा है। अब ऐ मान लो आप, तो ऐ आपको पता है कि 2 मात्राएं होती हैं, तो 2 मात्रा जो होती है वो आपको पता है कहां पर होती है दोस्तों। उदाहरण देखो, इसमें गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो आपको बता दें कि गुण संधि में केवल 1 मात्रा होती है ऐसे, ठीक है, और वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं दोस्तों इस तरीका से। ये भी एक प्रकार की पहचान है हमारी, ये शॉर्ट पहचान है, इससे भी पता लगा सकते हो। तो कृष्णैकत्व में सीधा दिख रही है 2 मात्रा, तो यहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि। तो आपका दे ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। क्लियर है? इस तरीका से पहचान बता रहे हैं आपको, ट्रिक है ये। आगे चलिए, अगला सवाल है तट्टिका पद में संधि है, तट्टिका पद में संधि है, तत्टिका। देखो तत्टिका ऐसे बोल के देखो आप शब्द को, तत्टिका। कोई भी शब्द है तो उसको टुकड़े करके बोलने का प्रयास करें, तत्टिका। नथटिका मत बोलो, नथटिका तो अलग मामला होता है, आपको बोलना है तत्टिका, ऐसे तत्टिका, इस तरीका से बोल सकते हैं, तत्टिका। अब तत् और टीका, तो यहां पर तय के स्थान पर टय हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया। तो तय के स्थान पर टय केवल एक ही जगह होता है। बताइए, ऑप्शन देखते हैं, स्चुत्व में, जस्तव, इष्टुत्व या सत्व। बताइए कहां पर ऐसा काम होता है? तो दोस्तों केवल एक जगह होगा, स्चुत्व में नहीं होगा, जस्त में नहीं होगा, सत्व में नहीं होगा, इष्टुत्व में होगा। तो राइट आंसर यही तो है, इष्टुत्व राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर होता है इसलिए। क्लियर है ना? आगे चलो, अगला सवाल है गवेंद्र है पद में संधि है, गवेंद्र है पद में कौन सी संधि है? वैसे तो डायरेक्ट दिख ही रही है, हमने अभी अभी पहचान बताई कि भाई जब 1 मात्रा आपको दिख जाए तो वहां पर गुण संधि होती है, 2 मात्रा दिख जाए तो वहां वृद्धि संधि होती है। ये एक सीधी सी पहचान है गुण वृद्धि।
ऑप्शन है प्रगृह्य, वृद्धि, गुण और दीर्घ। तो सिंपल है, एक मात्रा है तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी जानकारी हम बता दें। आपके संस्कृत में एक सूत्र है आपका इंद्रेचे। क्या है? इंद्रेचे। इंद्रेचे सूत्र की सहायता से अवंग आदेश होता है। क्या होता है? अवंग आदेश। उस अवंग में से आपका अव बचता है, फिर उसके बाद में गुण कार्य होता है। इस तरीका से बनेगा गवेंद्र है, यानी गोधन इंद्र है। इस तरीका से इसका विच्छेद होगा, गोधन इंद्र है। अब गोधन इंद्र को गवेंद्र कैसे बनाया बताइए? तो पहले यहां पर गो के बाद में इंद्र आ रहा है, इसलिए इंद्रचय सूत्र की सहायता से गो के स्थान पे, जो गो में ओ दिख रहा है, उस ओ के स्थान पर आपका अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग में से आपका अव बचेगा, फिर आप गो में से जो ओ चला गया, बचा गया तो गव बन गया, गव इंद्र बन गया। ठीक है, उसके बाद में आप अब गुण संधि कर सकते हैं तो गवेंद्र बना सकते हैं। इस तरीका से बनता ही। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सवाल है दोस्तों वो समास पर आधारित है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल है 68 नंबर का। राजपुरुष है, पद में समास है, यानी कि कौन सा समास है? ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है आपका। राजपुरुष है में समास कौन सा है? राजपुरुषा इत्यस्मिन् पदे कैः समास है? ये संस्कृत में हो जाता है, एकदम सिंपल। तो बताइए, राजपुरुष का मतलब हुआ राजा का पुरुष। यहां भी अर्थ से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, ऐसा अर्थ कहां निकलता भाई? तत्पुरुष में निकलता है। तो तत्पुरुष के अंदर आपको का आ रहा है तो षष्ठी में आता है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहां पर ऐसे समझना है। कर्मधारय नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय समास होता है आपका विशेषण विशेष्य होने पर, या फिर आपका उपमान उपमेय होने पर होता है। जैसे कि कृष्ण सर्प है, इस तरीका का है, पीताम्बरम है, इस तरीका का है, तो वहां पर हो जाता है। द्वंद्व समास नहीं होता है, क्योंकि चार थे द्वंद्व, चे के अर्थ में द्वंद्व होता है आपका। माता पितरौ है, इस तरीका से, राम कृष्णौ है, इस तरीका से। आगे है बहुब्रीही। अब बहुब्री में कैसे होगा दोस्तों? बहुब्री में नहीं होगा, क्योंकि बहुब्री में तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि आपका लंबोदर है, ठीक है, दशानन है, ठीक है, नीलकंठ है, इस तरीका के जो उदाहरण होते हैं आपके, वो बहुब्री के अंदर जाते हैं। तो यहां पर सिंपल है कि तत्पुरुष आपका राइट हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। अगला है हमारा नीलोत्पलम, पद में समास है। नीलोत्पल जो हमारा पद है, इसमें कौन सा समास है? तो बताइए। अब यहां पर नीलम और उत्पलम, नीला है उत्पल, कमल, कमल कैसा है भैया? नीला है। तो हमने कहा कि विशेषण विशेष्य की जहां पर बात होती है तो समझ जाना कि वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य, जब विशेषण विशेष्य दोनों आ रहे हैं या उपमान उपमेय की बात हो रही है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। बाकी ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि द्विगु समास संख्या पूर्व में होना चाहिए, द्वंद्व समास चे के अर्थ में होता है, बहुब्री समास में तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नीलोत्पलम में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। एकदम अच्छे तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, इनको सुन लो मात्र आप केवल। जब खाना बना रहे तो सुन लो यार, खाना बनाते समय सुन लो, खाना खाते समय सुन लो, नहाते समय सुन लो। आप खराब मत करो समय को। ये इस तरीका से आप यूज कर सकते हो समय को। मोबाइल का यूज ऐसे भी हो सकता है। तो जहां पर आप गाने वगैरह सुनते हैं तो वो मत सुनो ना यार, ये चीज सुनो ना। ये आपकी लाइफ को सेट करने वाली चीजें हैं, आपके भविष्य को सुधारेंगी, और वो चीजें आपके भविष्य को नहीं सुधारने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 70 नंबर पे। 70 नंबर सवाल पढ़ते हैं। चोर भयम का समास विग्रह है। चोर भयम हमारा पद है, यहां समास विग्रह पूछा जा रहा है। समास विग्रह, जिस तरह से संधि विग्रह होता है, संधि विच्छेद होता है, उसी तरह समास का विग्रह भी किया जाता है दोस्तों। तो चोर भयम जो है हमारा उदाहरण दोस्तों, यहां पर आपको बताना है समास विग्रह। तो ऑप्शन है चोरण भयम, चोराय भयम, चोरस्य भयम, चोराद भयम। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं। यहां पर दे ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। चोराद भयम बराबर चोर भयम, यानी चोर से भय, चोर का डर, ऐसा यहां पर है आपका। तो चोर भयम में कौन सा हो जाएगा आपका समास? हो जाएगा तत्पुरुष समास। चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरीका से आगे चलिए। अगला है हमारा उपकृष्णम में समास है। उपकृष्णम जो हमारा पद है, इसमें आपको समास बताना है। एकदम आसान है दोस्तों। यहां पर देखिए दो पद आपको दिख रहे हैं, एक तो उप दिख रहा है, ठीक है, एक में आपको कृष्ण दिख रहा है, ठीक है, उपकृष्णम हो गया। अब पहले ऑप्शन देखो, बहुब्री समास हो सकता है क्या?
कर्मधारय हो सकता है क्या, तत्पुरुष हो सकता है क्या, या फिर अव्ययी भाव हो सकता है क्या, बताइए। तो चलिए एक बार हम थोड़ी सी पहचान बताते हैं। इसमें देखो उप आ रहा है, उप जो है आपका अव्यय है, क्या है, अव्यय, अव्यय। और जो कृष्ण है आपका ये संज्ञा पद है दोस्तों, क्या है ये, संज्ञा। आपको हम बता दें कि जिस उदाहरण में पहले नंबर पे ही अव्यय आ जाए, स्टार्टिंग में अव्यय आ जाए, तो समझ लेना वहां अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये अव्ययी भाव में पढ़ा होगा आपने। तो उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस तरीका से आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला उदाहरण हमारा देखिए संधि वाला ही है। गोधन यम बराबर क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। गोधन यम बताना है क्या होगा यहां पर, बताओ। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है गोयम, गाव्यम, गव्यम या गौयम। राइट आंसर बताओ क्या होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है आपको, ये कई बार चकरा जाते हैं एग्जाम में जब सवाल आता है तो इस तरीका का। तो गोयम में आप करिए, बताइए क्या करोगे। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि गो में ओ दिख रहा है, इसको अवादेश कैसे करोगे आप, है ना, बताओ। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ राइट आंसर पहले मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद में समझाऊंगा। यहाँ राइट आंसर है आपका से, यानी कि बनेगा इसका गव्यम। क्या बनेगा, गव्यम। अब क्यों बना गव्यम मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर दोस्तों एक हमारा नियम है, सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय। देखिए सूत्र क्या कह रहा है, वांतो ही प्रत्यय। ये हमारा एक सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय। ये कहता है कि यकारादि प्रत्यय यदि बाद में हैं, यकारादि प्रत्यय बाद में पर में हैं, तो ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं। यकार आदि प्रत्यय बाद में है भैया, देख लो आप चाहे तो। ये यम आ रहा ना, यम, तो यकार आदि है, यानी यकार है आदि में, जिसकी स्टार्टिंग में, उनको कहते हैं यकार आदि प्रत्यय। तो यकार आदि प्रत्यय यदि बाद में है तो ओ और औ के स्थान पर अब और आव आदेश हो जाता है। ये सूत्र है हमारा वांतो ही प्रत्यय। इसकी सहायता से यहां पर दोस्तों आपका अवादेश हो जाएगा, उसके बाद में बन जाएगा गव्यम। क्या बनेगा, गव्यम। इसी तरह मान लो होता हमारा नवधन यम, ऐसे होता मान लो नवधन यम होता, तो यहां बन जाता नाव्यम। क्या बन जाता, नाव्यम। क्लियर है। चलिए ऐसे आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए, एग्जाम तक नहीं भूलोगे आप, बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में फिट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, देखिए गोधन युति ही। यहां क्या बनेगा भाई, गोधन युति ही क्या रूप बनेगा बताइए। ऑप्शन है गावयूति ही, गोयूति ही, गव्यूति ही और गोव्यूति ही। राइट आंसर ढूंढ के बताना, फटाफट बताइए क्या बनेगा। चलिए हम बता देते हैं राइट आंसर। इसका आंसर है दोस्तों से, यानी राइट हो जाएगा गव्यूति ही। क्या बनेगा, गव्यूति ही। क्यों बनेगा ये भी पता होना चाहिए। बाकी क्यों नहीं बन सकते, बाकी नहीं बन सकते, अशुद्ध हैं। गव्यूति इसलिए बनेगा गोधन युति। इसके लिए एक वार्तिक ध्यान रखनी है आपको। एक वार्तिक चलती है आपके संस्कृत में, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, ठीक है, अध्व परिमाणे च, ये हमारी वार्तिक है। अध्व का मतलब रास्ता होता है, मार्ग होता है। अध्व परिमाणे च वार्तिक का अर्थ होता है दोस्तों कि मार्ग का परिमाण अर्थ हो। तो परिमाण का मतलब यहां पर माप है, जैसे माप होती है ना हमारी, कितना मीटर हो गया, कितना किलोमीटर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि मार्ग का जब परिमाण अर्थ हो तो गो शब्द को युति शब्द परे रहने पर अब आदेश हो जाता है। बात समझे, अब आदेश हो जाएगा। गो शब्द में जो ओ दिख रहा है उसको अब आदेश हो जाएगा। कब, जब बाद में युति शब्द पर में हो तब ऐसा आदेश हो जाता है। ये वार्तिक कह रहा है अध्व परिमाणे च। क्लियर है। ये चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो वहां भी आपके लिए काम आएगी। तो इसलिए गव्युति आपका राइट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। देखिए 74 नंबर का, कृष्णर्धि ही पद में संधि है। कृष्णर्धि जो हमारा पद है इसमें संधि बतानी है आपको, कौन सी संधि होगी दोस्तों बताइए। एकदम आसान है। तो देखो पहले ऑप्शन देखते हैं, वृद्धि संधि, गुण संधि, गत्व संधि, जत्व संधि। बताओ राइट आंसर ढूंढो। सबसे पहले तो आप अपना आंसर ढूंढिए और फिर अंदाजा लगाइए कि ये आंसर जो आप ढूंढ रहे हो वो क्यों है, फिर हम बताएंगे आपको। चलिए आपने ढूंढ लिया होगा, अब हम बता रहे हैं आपको। यहां पर देखो आपका उदाहरण है कृष्णर्धि।
कृष्ण अर्धि। तो यहां पर ध्वनि किसकी आ रही है वो ढूंढो। पहले मैंने आपसे कहा एक बार कि भाई ध्वनि पर थोड़ा सा आप जोर दीजिए, ध्वनि का विचार करिए कि इसमें ध्वनि क्या आ रही है। उस ध्वनि से भी हम पता लगा सकेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। चलिए देखते हैं। इसमें देखो कृष्ण है, एक तो है इसमें कृष्ण और एक है आपका दूसरा रिद्धि। इस तरीका से कृष्ण धन रिद्धि, ऐसा यहां पर आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, कृष्ण धन रिद्धि। तो अब यहां कृष्णार्धि, अर्धि आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है, कृष्णार्धि आ रही कि नहीं। तो अर की ध्वनि दोस्तों केवल एक ही जगह आ सकती है और वो आ सकती है सिर्फ और सिर्फ गुण संधि में, अन्यत्र आपको अर की ध्वनि नहीं मिलेगी। यदि आर की ध्वनि आती, आर, तो आर की ध्वनि आती है आपकी वृद्धि संधि में और अर की ध्वनि आती है आपकी गुण संधि में। ये ट्रिक है, पहचान की तरीका बता रहा हूं आपको, ऐसे फटाफट पहचान सकते हो आप। तो अर की ध्वनि आ रही है तो सिंपल है कि इसमें गुण संधि हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, आई बात समझ में। तो कृष्ण धन रिद्धि, यहां पर आद गुण से ए एवं री के स्थान में गुण ए हो गया। ठीक है, ए हो गया गुण। उसके बाद में एक सूत्र चलता है उरण रपर है, ए के आगे रे आ गया इसमें, तो ए के बाद में इसमें रे और आ जाता है तो अर बन जाता है। तो कृष्ण अर और धी, तो बन जाएगा कृष्णर्धि। तो कुल मिला के गुण संधि हो जाती है दोस्तों। आगे चलें, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण है 75 नंबर का। देखिए ये है 75 नंबर पे, उपधन ए धते, उपधन ए धते, ये हमारा मतलब संधि विच्छेद है। यहां आपको बताना है कि क्या रूप बनेगा। उपधन ए धते, उपेति, उपैधते, उपयाति, उपायति, क्या बनेगा? राइट आंसर बताना है, फटाफट ढूंढ के बताइए। तो राइट आंसर मैं सबसे पहले बता रहा हूं फिर समझाऊंगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बे, यानी उपैधते आपका राइट होगा, उपैधते। अब उपैधते क्यों बना, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक सूत्र लगता है, उस सूत्र की सहायता से यहां पर दोस्तों वृद्धि संधि हो जाती है। सूत्र है एते धत्युटसु। आप सोचोगे ये बड़े बड़े सूत्र हैं, अरे छोटा सा सूत्र है दोस्तों। एते धत्यूठ सु, एते धत्यूठ सु, एते धत्यूठ सु, ये सूत्र है। अब ये सूत्र कहता क्या है, ये कह रहा है दोस्तों कि अवर्ण से पर में, यानी अवर्ण के बाद में एजादि इण धातु, एद धातु, ऊठ धातु पर में हो तो वृद्धि एक आदेश कर दिया जाता है। ये है हमारा, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, केवल संक्षिप्त में आपको तरीका बता रहा हूं। इसलिए यहां पर दोस्तों उपधन एधते में वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा उपैधते। अब ए की वृद्धि करेंगे तो आई में बदल जाएगा, उपैधते बन जाएगा, सिंपल है। ऐसे चले आगे, अगला सवाल, तबलकार है पद में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तबलकार है पद में कौन सी संधि है दोस्तों, बताइए फटाफट। तबलकार में बताओ क्या होगा। ऑप्शन देखो एक बार, दीर्घ संधि, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई, दीर्घ है। इसके बाद में गुण संधि, लत्व संधि या वृद्धि संधि। फटाफट बताओ क्या आंसर इसका राइट होगा, सोच लिया होगा आपने। चलो हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों गुण संधि। तबलकार में गुण संधि होगी। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी उदाहरण में अर की ध्वनि आए या फिर अल की ध्वनि आए, ये दो उदाहरण, दो ध्वनि सुन लो आप, अर की ध्वनि आए या अल की ध्वनि आए तो समझ लेना वहां पर गुण संधि है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तबलकार, ममलकार, ठीक है, इस तरीका की ध्वनि आ रही है तो समझ लेना गुण संधि है। अर आ रहा है अर तो समझ लेना गुण है, जैसे देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, बसंतर्तु, अर की ध्वनि आ रही है तो समझ लेना कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ये एकदम आसान सा तरीका है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारे उदाहरण और भी हैं, उनको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 77 नंबर। अगला देखते हैं, अक्षौहिणी पद का संधि विच्छेद है। अब देखो ये सवाल टेक्निकल सवाल है दोस्तों, एकदम बढ़िया सवाल है। कैसे है बढ़िया, बता रहा हूं अभी। अक्षौहिणी में वृद्धि संधि है, पहले तो ये बात समझ लो आप। इसमें एक वार्तिक लगता है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अक्ष के बाद में ऊहिनी हो तो वृद्धि संधि हो जाती है। अब संधि विच्छेद पूछ रहे हैं तो देखो, पहला है अष्ट्र ऊहिणी, गलत। अष्ट्र ओहिणी, गलत।
इसके बाद में अक्ष धन ऊहिनी, करेक्ट। अक्ष औहिणी, गलत। तो यहां एक हमारा राइट है, यानी कि बे वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अक्ष धन ऊहिनी, ये वाला। अब देखो ये क्यों है, जैसे अक्ष है हमारा और इधर हमने ऊहिनी कर दिया। अब ये ऊहिनी में आपको देख रहे हैं तो ने, यहां पर ने है आपका, और जब आप शब्द बनाओगे तो वहां पर णे है, णे। ठीक है, टेट डेड़ने वाला, मूर्धा वाला, और ये आपका तेथे दे देने वाला है, दंत्य वाला है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब इस शब्द को मिला दोगे तो यहां पर क और श का संयोग हो जाए, यानी क श मिल जाता है। तो क श की मिलने से आपका न अणे में बदल जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं अणत्व के कार्य में। अणत्व कार्य का पूरा नियम हम आपको बता चुके हैं, कैसे अणत्व हो जाता है, वहां आप देख सकते हो, उस वीडियो में समझ सकते हो। तो इस तरीका से आपका विच्छेद हो जाएगा। अक्ष धन ऊहिनी प्रसिद्ध है, एक ही उदाहरण बनता है इस वार्तिक में। आगे चलिए, चलो दोस्तों, अगला है हमारा 78 नंबर पे, ऋण धन ऋणम। यहां आपको बताना है कि क्या रूप बनेगा, ऐसे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। अभी यहां पर देखो ऑप्शन है आपका ऋणर्वम, ऋणार्णम, या ऋण ऋणम, या फिर ऋषणाम। बताओ क्या बनेगा? ऋणार्णम बनेगा। तो राइट आंसर बता रहे हैं इसमें, यहां बनेगा दोस्तों बे ऑप्शन। यहां ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, ऋणार्णम बनेगा आपका। यानी यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। कैसे हो जाएगी? ऋण में जो ए है आपका, ठीक है, और इधर आगे आपका री है, यहां दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? आर। तो इस तरीका से यहां पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। अब कैसे हुआ? ये एक वार्तिक चलता है, कौन सा? प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानामृणे, ये हमारा वार्तिक है। उस वार्तिक से बनते हैं कंबलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम। ठीक है, इस तरीका के उदाहरण बनते हैं। तो ऐसे करके यहां वृद्धि हो जाती है। ठीक, आगे चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण बहुत ही बढ़िया उदाहरण है आपका और अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्रधन एजते, यहां पर क्या रूप बनेगा? प्रईजते, प्रेजते, प्रजते या पेरजते? बताओ, राइट आंसर बताना है आपको। राइट में क्या बनेगा? तो बताइए, सबने देखा होगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां बनेगा प्रेजते। क्या बनेगा? प्रेजते। अब संधि बताइए आप, क्या बनेगी यहां पर? कौन सी संधि है? हाँ बताओ। यहां पर है दोस्तों पररूप संधि। कौन सी है? पररूप संधि। एक सूत्र चलता है एंगी पररूपम, उस एंगी पररूप रूपम से आपकी बनेगी प्रेजते। बात समझ गए? एंगी पररूपम तो पढ़ा होगा आपने, उसी का उदाहरण है। तो यहां पर जो सूत्र है आपका एंगी पररूपम दोस्तों, उसका अर्थ होता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु के रहने पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश हो जाता है, सिंपल। आगे चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 80 नंबर, पररूप संधि का उदाहरण नहीं है। यहां पर आपको पररूप संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है। कुलटा, शकंधु, करकंदु, प्रयुजति। ठीक है, बताओ। देखो, कुलटा में पररूप संधि है, शकंधु में पररूप संधि है और करकंदु में पररूप संधि है, लेकिन जो प्राइजते बना हुआ है ये गलत है, अशुद्ध है। ऐसा बनता भी नहीं है कहीं पर भी, और इसमें आपकी पररूप संधि नहीं है। ये आपका शुद्ध है, प्रेजते। प्रेजते आपका शुद्ध रूप बनता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, कैसे बनता है हमने वो भी बता दिया आपको। तो ऐसे आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप बताइए खुद ही, यहाँ पर देखिए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें दे ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि गलत पूछ रहा है, उदाहरण नहीं है वो पूछ रहा है। कुलटा, शकंदु, करकंदु, इनमें आपकी पररूप संधि होती है। इसमें एक वार्तिक चलता है आपका शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, उससे बनता है, जैसे मनीषा भी बनता है वहां पर। ठीक, आगे चलिए अगला सवाल। प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ बनता है। प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ बनता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे पूछ रहे हैं, ऐसा यदि है तो प्र के बाद में ऊढ़भान बना, तो यहां पर क्या रूप बनेगा? प्रधन ऊढ़भान बराबर क्या रूप बनेगा, ऐसे आपको बताना है। बताइए, प्रौढ़वान, प्रोढ़वान या प्रेढ़वान या कोपि नहीं। जब प्र के बाद में ऊढ़ जोड़ा तो प्रौढ़ बन गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि प्र के बाद में ऊढ़वान जोड़ दिया तो क्या बनेगा, ये आपका सवाल है दोस्तों। तो यहां पर राइट आंसर मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर राइट हो जाएगा प्रोढ़वान। प्रोढ़वान। आप सोचोगे सर प्र के बाद में ऊढ़ जोड़ा तो वृद्धि कर दी आपने, और यहां पर हमने ऊढ़वान जोड़ा तो आपने गुण संधि कर दी। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है दोस्तों। यहां पर एक वार्तिक चलती है, प्रादु होड़ो ढय शेषु, पढ़ी होगी आपने वार्तिक।
ये कहता है वार्तिक आपका कि प्र के बाद में, ठीक है, वार्तिक का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, जो प्र है हमारा, उस प्र के बाद में यदि ऊह ऊड ऊड़ी एश इश आए तो वृद्धि हो जाती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्या, वृद्धि। लेकिन यहां पर ऊड़वान के लिए नहीं कहा गया है, केवल ऊड़ आएगा तो ही वृद्धि होगी, नहीं तो जो आपका नियम लग रहा होगा वो लगेगा। बात समझ गए कि नहीं, ऐसे क्लियर। आगे चलिए, आगे है हमारा देखिए 82, गोधन अग्रम बराबर क्या बनेगा, गोग्रम, गो अग्रम, गवाग्रम या त्रिणी। बताओ, राइट आंसर बताना क्या होगा, बताओ। गोग्रम, तो यहां पर क्या रूप बनेगा, ऐसे आपको बताना है, गोग्रम। तो ये बताइए, ऑप्शन सोचा होगा आपने। तो यहां दोस्तों हम राइट आंसर बता रहे हैं सीधा, यहां पर आपके तीनों बनेंगे, ये यानी कि गोअग्रम भी बनेगा, गोअग्रम भी बनेगा और गवाग्रम भी बनेगा। अब कैसे बन रहे हैं, अब दोस्तों यहां पर जो हमने आंसर बताया कि त्रीणी, यानी तीनों ही आंसर राइट हैं इसके। अब कैसे हैं बताओ, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं। यहां पर यदि आप संधि विच्छेद तो लिख ही रहा है कि गोधन अग्रम है, तो इस स्थिति में यहां पर वैसे तो प्रकृति भाव मतलब प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसको बांध दिया जाता है। तो एक सूत्र आता है इसमें, अवंग स्फोटायनस्य, यानी स्फोटायन जो हमारे ऋषि हैं उनके मत में यहां पर ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अवंग आदेश हो जाता है। किसके मत में, स्फोटायन ऋषि के मत में। फिर अवंग में से अब बचेगा तो बन जाएगा गो, तो गो में ओ तो चला गया अवंग में, तो बन जाएगा गव अग्रम। क्या बनेगा, गव अग्रम, ऐसे गव, गव बनेगा और आगे आपका अग्रम है, इस तरीका से गव अग्रम। अब यहां पर आपका सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, अक सवर्ण दीर्घ से, तो बन जाएगा गवाग्रम, बनेगा कि नहीं, गवाग्रम। जब अवंग आदेश नहीं होगा, ठीक है, जब अवंग आदेश नहीं होगा तो उस कंडीशन में यहां पर दोस्तों प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। और प्रकृति भाव में आप जानते हो जैसा होता है वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक रूप आपका बन जाएगा गो अग्रम। तो यहां बे ऑप्शन पे लिख रहा है ना, गो अग्रम, ये राइट हो गया, ठीक है। एक हो गया गवाग्रम, से वाला, ये राइट हो गया। इसके बाद में आगे आपको क्या करना है, प्रकृति भाव के अभाव में आप पूर्व रूप संधि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूर्व रूप संधि। जैसे हरेव विष्णु बनता है तो गो अग्रम बन जाएगा, जो एस का सा चिन्ह देख रहे हैं वो भी बन जाएगा। तो ऐसे करके तीनों रूप सही हैं। अब इसमें कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछिए हमसे, फिर मैं आपको बता दूंगा अच्छे से और भी क्लियर करके। वैसे तो मैंने पूरा क्लियर किया है इसमें, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल है 83 नंबर, अमीशा, अमी धन ईशा संधि युक्त पद बताना है। अमीश, अमीशा, अमी ईशा, अन्नीशा, क्या रूप बनेगा बताओ। अमिधन ईशा का आपको बताना है कि क्या रूप बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछने लायक सवाल है और कई बार पूछा भी गया है, बताना है। तो यहां पर हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है से, अमी ईशा, ये हमारा राइट आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये आपका आंसर क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसलिए आंसर है इसका क्योंकि एक सूत्र चलता है अदसोमात, एक सूत्र है अदसोमात। सूत्र कहता है कि अदस से संबंधित जो मैं है, उस मैं के बाद में यदि इकारांत और उकारांत जो है उसके रहने पर प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद में वहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। बात समझ रहे हैं। तो प्रकृति भाव संधि जब हो जाएगी तो जैसा रूप दिख रहा है वो का वही दिखेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि यहां पर दीर्घ संधि हो सकती थी लेकिन नहीं होगी, प्रकृति भाव की वजह से जैसी प्रकृति है उसी रूप में वो रहेगी। ये मतलब है प्रकृति भाव का। अगला सवाल है 84 नंबर, हरिश शेते, हरिश धन शेते संधि युक्त पद बताना है। यहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, ये बताना है। तो देखो, हरि शेते, हरिश शेते, हरिश शेते, हरिश शेते, बताओ राइट आंसर बताना है। चलो हम बता देते हैं, राइट आंसर इसका बे, हरिश शेते। तो यहां पर जो से है, इस से की जगह आपका ये वाला शे हो गया, ठीक है। ये वाला शे कौन सा है, ये तालव्य शकार है, ये दंत शकार है आपका। एक शकार आपका मूर्धन्य शकार होता है, 3 प्रकार के शय होते हैं। अब देखो, इस वाले शय के स्थान पर ये वाला शय केवल एक ही जगह पर होता है, और वो होता है दोस्तों स्तुत्व संधि में। कहां पर होता है,
इष्टुत्व संधि में, ये आपने पढ़ा होगा, इस्तो चुना चु उस जगह पर होता है तो बन जाएगा हरिश्चेते, कश्चित, रामश्च, इस तरीका के उदाहरण बनते हैं आपके वहां पर। चलो आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 85 नंबर। सवाल बहुत ही अच्छा है। बागीश है पद में कौन सी संधि है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक एक को अच्छे से क्लियर करके समझा रहा हूं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बागीश है, यहां पे आपको संधि बतानी है, श्रुत्व संधि, इष्टुत्व है ये, जस्तु संधि, यण संधि, इष्टुत्व संधि। बताओ राइट आंसर क्या है इसका, फटाफट बताओ। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका आंसर है दोस्तों बे, यानी कि यहां पर है आपको जस्तु संधि। जस्तु संधि में दोस्तों तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता है, यानी जब गण दश हो जाता है। अब देखो यहां पर है वागीश में वाक ईश, आप बोल के देखो ध्वनि वाक ईश ऐसा निकलेगा ध्वनि में, वाक और ईश, ठीक है, ये वाक हो गया और इधर आपका ईश हो गया, ये वाक हो गया और इधर ईश हो गया, आगे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, वाक धन ईश है, ठीक। अब यहां पर कै के स्थान पर गे हो गया, अब गे तीसरा है, कैक है गे, तो हमने कहा कि जस्त संधि में तीसरा अक्षर हो जाता है, जैसे जगदीश, ठीक है, इस तरीका की आपको रूप बनाने होते हैं। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कै को गे मिला दिया, बागीश बन गया आपका। सूत्र है इसमें, आपने पढ़ा हो तो झलाम जशोन्ते, जलाम जशोन्ते एक सूत्र लगता है, उसकी सहायता से यहां जस्त संधि हो जाती है। क्लियर है? आगे चलिए, अगला उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनीषा पद का संधि विग्रह है। मनीषा पद का संधि विग्रह बताना है। मन ईशा, मनस ईशा, मनस ईशा, मन ईशा, बताओ क्या रूप बनेगा? बताओ। तो राइट आंसर है इसका बे, यानी मनस धन ईशा, ये आपका करेक्ट है एकदम। कैसे हुआ दोस्तों? मनस धन ईशा में हम आपको बता रहे हैं सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम लगता है, उससे पर रूप संधि होती है। यहां पर अचोन्त्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा होती है, और टी संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप कर दिया जाता है। यहां पर अस की टी संज्ञा हुई दोस्तों, किसकी हुई? अस। अब अस की टी संज्ञा हो जाएगी तो अस हट जाएगा मनस में से, तो बचेगा केवल मन। अब मन बचा तो मन आपका न हलंत है तो ईशा मिल जाएगा, तो मनीषा बन जाएगा, संधि हो जाएगी पररूप संधि। किससे हुई? शकंदवादिशु पररूपम वाच्यम से हुई। क्लियर है सब कुछ? अब क्या बचा इसमें बताओ, आगे चलिए। अगला है आपका लाधार है पद का संधि विच्छेद है। लाधार है पद का संधि विच्छेद बताना। लाधार है, ले धन आधार है, लिरी धन धार है, ला धन धार है, लिरी धन आधार है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? चलो हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है दे। लिरी धन आधार है, ले धन आधार गलत है, ये आपका लिरी धन आधार है बनेगा। अब लिरी के स्थान पर ले हो जाता है। अब बताइए लिरी के स्थान पर ले कहां पर होता है? बताओ। आपने इक्को यणची सूत्र पढ़ा होगा, एक के स्थान पर आपका यण आदेश हो जाता है। एक में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री लरी, ठीक है, तो वहां लरी भी आता है, ठीक है। और आप यण देखो, यण में आता है य व र ल, तो लरी को आपका ले आदेश होगा, क्या होगा? ले आदेश, ऐसे। तो लरी के स्थान पर ले आदेश यण संधि में होता है, तो यहाँ पर जो संधि होगी दोस्तों वो होगी यण संधि। जैसे लाकृति बनता है ना आपका, इसी तरीका से यहाँ पर भी बन जाता है। क्लियर है? आगे चलिए। एतत् धन मुरारी, क्या रूप बनेगा? एतत् मुरारी, ठीक है। आगे मैं दिख रहा है, तो मैं दिख रहा है ना, इस मैं के चक्कर में आपको यहाँ पर जो तय दिख रहा है, इस तय को भी पंचम अक्षर कर लेना होगा, ये नियम है आपका। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बताइए इस तरीका का रूप कहाँ बन रहा है? एतद मुरारी गलत है, एतन मुरारी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तय के स्थान पर न हमें करना होगा, एतन मुरारी बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीका को आपको समझना है यहाँ पर। आगे चलिए, अगला हमारा सेकंड लास्ट है आज के सेशन में। लाकृति ही पद में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, बताइए। अभी हम बता चुके हैं आपको, लाकृति है, लाधार है, तो यहाँ पर हो जाएगी यण संधि, क्योंकि यहाँ लिरी धन आकृति बनता है, लिरी धन आकृति, तो यहाँ पर लिरी के स्थान पर ले हो जाएगा और आकृति मिला देंगे तो लाकृति बन जाएगा। चलिए आज के सेशन का, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सच्चित का संधि विग्रह है। सच्चित, तो सच्चित का सत चित, सद चित, सत चित और सतह चित। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं, इसका राइट आंसर है से, यानी कि सत धन चित एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका से दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न आपको बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, चाहे लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं, लैंग्वेज चाहे आपके पास फर्स्ट सेकंड कोई सी भी हो, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, ग्रामर तो सबके लिए बराबर आती है, उसमें कोई अलग नहीं है। वैसे सिलेबस आपका सेम सा है, एक आध टॉपिक का अंतर है बस। तो ये आपको अच्छे से सुनना है दोस्तों, क्योंकि सुनने से जल्दी याद होता है, ये साइकोलॉजी कहता है। तो आप सुनो, क्योंकि हमने यहाँ व्याख्या भी बताई है आपको। इस तरीका की व्याख्या आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखो आप। इससे पहले हम आपको 7-8 वीडियो बना चुके हैं, उनके क्वेश्चन भी देखो आप, क्योंकि यहाँ हम 400-500 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, उनमें से आपका सारा मैटर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो, तो हमने इसके लिए भी काम किया है। आपके जितने भी राजस्थान में आरटेट और रीट से संबंधित पेपर हुए आज तक, ठीक है, अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं राजस्थान में, उन सभी पेपर्स को हमने सॉल्व किया है इसी तरीका से। इससे भी ज़्यादा अच्छे से किया है, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है। यहाँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लिया हमने, उसमें एक एक को क्लियर करके हमने बताया है, एक एक को बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ में समझाया है। उनको यदि आप देख लेते हो, लगभग 500-550 के आसपास क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको रिपीट होके आ जाएंगे बहुत सारे। तो सबको हमने एक एक को समझा रखा है, तो वो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेना, वहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे एक साथ। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीका से आज का हमारा सेशन पूरा हो जाता है। और कोई डाउट है आपको संस्कृत को लेकर के, किसी भी तरह का सवाल है आपका, तो जरूर कमेंट करना। और एक बात आपसे लास्ट में फिर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपको हम ज़्यादा अच्छी मेहनत कर पाएंगे। और इसमें फ्री का है सारा कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको पता है। और पास में घंटी का निशान, उसको भी दबा दीजिए आप, उससे भी कोई चार्ज नहीं लग रहा। तो फ्री का काम है, फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप सब मिलकर के हमारे साथ चलिए, एक परिवार का हिस्सा बन के चलिए, फिर देखिए आपको हम सिलेक्शन तक लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।